हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज। तो गाइस, इसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 25, जो कि है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 1919 में। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, प्लीज़ एक सब्सक्राइब या लाइक किया करिए, ठीक है गाइस। यहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है मेरा, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कुछ और चैप्टर्स हैं, वो थोड़े से और वीडियोस आएंगे कुछ दिन में, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, यहाँ लिखा है रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, राइट। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा है, इसमें लिखा है भारत में बढ़ रही जो क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में क्या है, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, देखिएगा इस नाम से है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या करा, एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्या है गाइस, यहाँ जिसका उद्देश्य है आतंकवाद को कुचलने के लिए एक भारत में आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, एक समिति बनाई जाती है न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे जो समिति बनाई जाती है वो क्या करेगी, आपको ये कानून बनाएगी, ठीक है। और इसमें लिखा है, इसमें सुझाव दिया गया, क्या सुझाव दिया गया कि जो मार्च 1919 में पारित विधेयक है, यानी कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। जो भी विधेयक आता है, विधेयक है, बाद में एक्ट बनता है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट का जो न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, उनके नाम पे आ जाता है, ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट अधिनियम के द्वारा क्या है कि अंग्रेजी सरकार जिनको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए क्या है, जेल में बंद रख सकती है। मतलब कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अंग्रेजी सरकार चाहती है उसको जेल में बंद करना, तो बिना मुकदमे के जब तक चाहे जो है आपको जेल में बंद कर सकती है। इसलिए इस कानून को क्या बोला गया, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। बहुत इंपॉर्टेंट है इस नाम, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। फिर लिखा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1916 से लेकर 1921 के कार्यकाल में क्या होता है, 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो गाइस, किसके टाइम की बात हो रही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में जो है रॉलेट एक्ट जो है पारित हो जाता है। तो गाइस, इसके आगे क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरोध में कब होता है, 1919 में प्रारंभ होता है। एक्चुअल में गांधी जी जो है भारत 1915 में आ जाते हैं, लेकिन जो उनके राजनीतिक गुरु होते हैं, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, स्टार्टिंग में गांधी जी से 1 साल के लिए कहते हैं भैया शांत रहिए आप। उसके बाद इनके कुछ सत्याग्रह आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था चंपारण हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद, वो। उसके बाद देखिएगा वो 1917-1918 में आते हैं, 1919 में रॉलेट एक्ट। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं कि साहसी कदम जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था, ठीक है, गांधी जी का। तो अखिल भारतीय गाइस, जैसे कि इसने क्या बोला, इसने बोला अखिल भारतीय राजनीति में, इसका मतलब ये क्या है, पूरे देश के लेवल पे, राइट। जो चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, अहमदाबाद भी हुआ था, खेड़ा भी हुआ था गाइस, 1917 और 18 में ये हुए थे तीनों, ठीक है। तो वो क्या था, एक क्षेत्रीय स्तर पे था, वो पूरे भारत के स्तर पर नहीं था। बट हम जब रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो गाइस, यहाँ लिखा है अखिल भारतीय राजनीति में, ये भी एक सत्याग्रह ही था, ठीक है। अब लिखा है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। अब देखिए कौन कौन से राजनीतिक मंच का उपयोग किया। एक हो गया आपका होम रूल लीग, दूसरा हो गया खिलाफत, तीसरा हो गया सत्याग्रह सभा। होम रूल लीग, खिलाफत, सत्याग्रह सभा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता कौन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 में क्या होता है को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है, ठीक है। किन की गिरफ्तारी के विरोध में गए, एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन, ये 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो एक नाम है सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल। इनकी हो जाती है गिरफ्तारी। तो क्या होता है, बैसाखी के दिन अमृतसर में क्या होता है, एक सभा आती है, ठीक है, जलियांवाला बाग में, ठीक है। तो इसमें लिखा है जहाँ जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेनरी डायर, ठीक है, REH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाकर क्या लगभग 1000 लोगों की क्या कर दी, हत्या कर दी है, ठीक है। अब 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की क्या हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जो
नाइट की जो उपाधि थी ना उसको क्या करते हैं, ये लौटा देते हैं। जो भी घटना उस वक्त घटी तो क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइट की उपाधि को लौटा देते हैं वापस। फिर लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है शंकरन नायर क्या है ने वायसराय की जो कार्यकारिणी होती है, वायसराय की कार्यकारिणी थी, उसे इस्तीफा दे दिया। यानी कि हमने दो नाम तो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरा आपका हो गया शंकरन नायर। ठीक है, इन्होंने भी कुछ किया। फिर लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कब होता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, को हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। तो गाइस अब एक ये भी हो गया कि हंटर कमीशन का गठन कब किया जाता है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसके ही लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस कमीशन में कौन है, देखिए CH सीतलवाड़ा, फिर है पंडित जगत नारायण और फिर है सुल्तान अहमद खान, भारतीय सदस्य थे। ठीक, मतलब अंग्रेज भी थे और भारतीयों में ये तीन थे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखा है जो है कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। ठीक है, हंटर आयोग जो बनाया ना, हंटर कमीशन, उसने 1920 में, देखिए 1919 में ये सब होता है, 1920 में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए जो सरकार ने सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया। मतलब ये हो गया कि सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है। कहा गया कि जो है उपद्रव जो है क्रांति के रूप का रूप धारण कर लेता। ठीक है, तो डॉक्टर मार्शल लॉ अनिवार्य था, मतलब यहाँ अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था और भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। मतलब ये कहा गया कि भैया वहाँ जो उस दिन जो भी हुआ कुछ भी गलत नहीं था, वो जरूरी था उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि साथ ही हंटर कमीशन ने डायर कि इस कार्य को केवल जो है निर्णय लेने की भूल बताया। इन्होंने कहा बस ये भूल थी। ठीक है, फिर जनरल डायर को उनके जो है अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबार ने इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का क्या बोला, रक्षक, और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे क्या ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, अखबार जो है ब्रिटानी अखबार ने क्या कहा, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, और जो है आपके ब्रिटानी लॉर्ड ने इन्हें क्या ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ठीक है, तो सरकार ने इनकी सेवाओं के लिए उसे जो है क्या बोला, मान की तलवार की उपाधि दी। ठीक है, फिर लिखा है कि मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता कौन, क्या लिखा है, उधम सिंह। ठीक है, जलियांवाला बाग हो गया इस। अब 1940 में क्या होता है, जलियांवाला बाग 1919 में हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड है आगे जो हम बढ़े, तो इसमें लिखा है 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता क्या नाम है, उधम सिंह। तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो उनका नाम था माइकल ओ डायर। ठीक है, कि लंदन में क्या करी, हत्या कर दी। ठीक है, तो मतलब सब कुछ जो भी हुआ था अमृतसर में उसके विरोध में, मतलब उन्होंने क्या है उस सब का बदला लेने के लिए ये जो माइकल ओ डायर हैं लंदन में थे उस वक्त, 1940 की बात हो रही है, तो उधम सिंह पहुंचे वहाँ पे और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी, जिसके लिए क्या है उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, अब क्या है जलियांवाला बाग नरसंहार टाइम पीरियड है गाइस 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसको मिला था, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अब लिखा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने क्या निवारक हत्या की संज्ञा दी। तो वैसे ये भी हो गया कि इसको मॉन्टेग्यू ने क्या कहा, निवारक हत्या की संज्ञा दी। ठीक है, अब लिखा है दीनबंधु CF एंड्रयूज, मतलब दीनबंधु एंड्रयूज जो हमने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने इनको क्या है दीनबंधु की उपाधि दी थी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस हत्या को क्या बोला, जानबूझकर करी गई क्रूर हत्या कहा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है आपका ये कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा ही था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो इसमें लिखा है कि इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए जो है अधिकृत किया। मतलब यह जो अभी हमने पढ़ा था कि आइए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं, हालांकि हम अभी पढ़ चुके हैं। मतलब कि किसी को भी जेल में कितने भी समय के लिए बिना मुकदमा चलाए बंद किया जा सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पे कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 है उसमें न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। और इसके सुझाव पर क्या है 1919 में पारित जो विधेयक है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रॉलेट अधिनियम के द्वारा क्या होता है, अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे जो है बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसलिए इस कानून को क्या बोला गया, इसे बोला गया बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून बोला गया। ठीक है, ये किसको बोला गया, रॉलेट एक्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय सरकार जो है बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती है, कितने भी समय के लिए। ठीक है,
फिर लिखा है यहाँ पे रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोग था। ठीक है, यहाँ पे है आंसर बी, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं इस। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, तो इस कब 1919 में लागू किया गया। फिर यहाँ लिखा है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था क्या, तो उसका लक्ष्य क्या था, बिना मुकदमा चलाए जो है बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आंसर है बी, यानी पहला दूसरा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है रॉलेट अधिनियम क्या लिखा है, सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर जो है आधारित था। ओके, तो दूसरा है रॉलेट सत्याग्रह में क्या है, गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। फिर लिखा है साइमन कमीशन के आगमन, तो ये हो गया गलत, क्योंकि साइमन कमीशन काफ़ी बाद में आता है, 1927 में आता है। ठीक है, तो जो पहला है वो हमारा दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और बाकी हमारा जो थर्ड वाला है वो गलत है, बिकॉज ये 1927 की बात है, ये अभी 1919 की बात नहीं। आइए देखते हैं क्या लिखा। इसमें लिखा है रॉलेट एक्ट एक क्या था, काला कानून था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या है गिरफ्तार किया जा सकता था। और रॉलेट अधिनियम क्या नाम था गाइस, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 में क्या होता है, जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें जो है शामिल हो गए जिन्होंने होम रूल आंदोलन में क्या है राजनीतिक रूप से क्या है जागरूक बनाया था, मतलब जिसे जो है होम रूल आंदोलन ने जागरूक बनाया था। ठीक है, साइमन आयोग या साइमन कमीशन एक ही बात है। तो भारत में क्या है 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, सॉरी गाइस, एक्चुअली 1927 में बनता है। ठीक है, तो 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों और कस्बों में क्या हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे इसमें जो है से इनका स्वागत किया गया। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो गाइस कौन था, तो आंसर है आपका लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड था 1916 से लेकर 1921। ठीक है, अब कार्यकाल जब रॉलेट एक्ट पारित होता है वो होता है 1919 में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे लिखा है कि रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था, तो गाइस अभी हम पढ़ गया है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। फिर आता है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विरोध किया। ठीक है, मतलब जो कांग्रेस थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने क्या है रॉलेट एक्ट का विरोध किया, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था क्या था गाइस, इसका लक्ष्य यह था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि ये आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे थे। कैसे कि मैं हूँ और मुझे किसी भी मुझे बिना कारण बताए जो है संदेह के आधार पे सरकार आती है और पकड़ के ले जाती है और मुझे जो है बिना मुकदमा चलाए रख सकती थी। ठीक है, तो ये मेरे अधिकार का हनन हुआ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा 1919 में जो है केंद्रीय विधान परिषद से पारित हुआ जो विधेयक है रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे जो है बिना मुकदमा चलाए बंद कर सकती थी और इस कानून द्वारा जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको सीमित किया गया था। जैसे अभी हम देखते हैं ना स्वतंत्रता का अधिकार, तो कैसे ये गायब हो रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ लिखा अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक जो कदम है वो था। तो गाइस अगर हम बात करें क्षेत्र के लेवल पे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। चंपारण आंदोलन हुआ है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में हुआ है, खेड़ा जो कि गुजरात में हुआ है, ये तो हम 1917-18 में देख चुके थे। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे अगर हम देखें तो रॉलेट एक्ट ही था। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। चलिए यहाँ पे लिखा है कि अखिल भारतीय राजनीति में जो है गांधी जी का पहला साहसिक कदम जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है वर्ष 1919 में जो है प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। क्या क्या, होम रूल लीग का यूज़ किया इन्होंने, खिलाफत का यूज़ किया और सत्याग्रह सभा का यूज़ किया। किसने, गांधी जी ने। फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व क्या है चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन जो है क्षेत्र विशेष से ही संबंधित है। जैसे जो चंपारण था गाइस वो आपका कहाँ से था, सिर्फ और सिर्फ बिहार में एक क्षेत्र था चंपारण, वहाँ पे था। ठीक है, खेड़ा अहमदाबाद जो है सिर्फ गुजरात से था, पूरे भारत से तो था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने जो है लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो यहाँ लिखा है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, काला कानून कहा जाता था। ठीक है, इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। तो गाइस यहाँ पे नया क्या है, इसमें नया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बाकी चीज़ हम पढ़ के आए हैं, ये जो है हमारा है नया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919
को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो गाइस रॉलेट एक्ट ही है, यानी इसमें लिखा है द अनार्किकल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है गठित समिति के सुझाव के आधार पर जो है पारित हुआ था। तो गाइस इसमें क्या नया है, एक ये नाम आपको याद रखना है, इसे ही रॉलेट एक्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व जो है घटित हुई थी, ठीक है। तो गाइस देखिए रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है कि तो इसमें तो ऐसा नाम नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। रॉलेट एक्ट के बाद ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इसमें रॉलेट एक्ट मार्च 1919 और जलियांवाला बाग भी मार्च 1919 13 मार्च 1919 में ही होता है को लागू हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करवाया था। और जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में क्या है जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन वर्ष देखिए, बाकी जो इसमें है असहयोग आंदोलन कब होता है 1920 में होता है, मतलब होगा आगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप बात करें सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें तो वो होता है 1932 में होता है, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे क्या होता है, सारे सारे दोस्तों आगे आएंगे सारे। फिर साइमन कमीशन की बात करें तो 1928 की घटना है। तो गाइस तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। फिर लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो वैसे किसके संबंध में हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के या रॉलेट सत्याग्रह कह सकते हैं आप। फिर लिखा है वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कैसे संबंधित है? क्योंकि उस वक्त क्या होता है, एक तो रॉलेट एक्ट पारित होता है वो अलग, और उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी होती है वो अलग, ठीक है। फिर लिखा है जलियांवाला बाग जो है कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो गाइस कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। फिर लिखा है कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो गाइस जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है आपका वहाँ पे एकत्रित होते हैं? तो एक हो गया आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे हैं डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है कि काफ़ी संख्या में लोग, ओके वही क्वेश्चन है गाइस, सॉरी। फिर यहाँ पे देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या लिखी है, आइए देखते क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता यानी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और जो है ब्रिटिश दमन के विरोध में क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन क्या होता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई जाती है। जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हेनरी डायर ने निहत्ती जो है शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवाई, ठीक है। जबकि जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 37 यहाँ पे नई बात आ गई यहाँ से, यहाँ पे लिखा है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है 379 लोग जो है मारे गए। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय जो है विदारक घटना के बाद क्या होता है रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, जो उनको उपाधि दी जाती है नाइट की उसको लौटा देते हैं। और शंकर नारायण क्या करते हैं, जो वायसराय की कार्यकारिणी है उससे इस्तीफा दे देते हैं। तो गाइस तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो गाइस जो हमारे नाम है ये सैफुद्दीन किचलू और जो दूसरे हैं सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में क्या है प्रदर्शन करने के लिए जो है लोग इकट्ठा हुए थे। फिर यहाँ लिखा है 30 मई 1919 को अपना अलंकरण जो है भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गाइस 2 नाम हम जानते हैं, डॉक्टर एक तो हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, और दूसरे हमने शंकर नारायण पढ़ा था, ठीक है। हालांकि वो इस्तीफा देते हैं जो आपकी वायसराय की कार्यकारिणी है उससे। तो यहाँ देखते हैं क्या नया लिखा है। यहाँ लिखा है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की जो हृदय विदारक घटना के बाद क्या होता है रविन्द्रनाथ टैगोर 30 मई को 13 अप्रैल की बात है ये, और 30 मई को क्या करते हैं, नहीं सॉरी रॉलेट एक्ट और जो है जलियांवाला बाग, तो उसके बाद 30 मई को क्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जो नाइट की उपाधि उसको वापस कर देते हैं। टैगोर ने क्या कहा, वो कहते हैं कि समय आ गया है अब जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को संतुष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मैं सभी विशेष उपाधि से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। फिर दोस्तों आगे लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर यहाँ लिखा है किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन
विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की जो पदवी है वो त्याग दी थी। तो गाइस वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसका परित्याग किया था। तो गाइस हम सब जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि, कई नाइट भी हो सकती है, नाइटहुड भी हो सकती है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो नाइटहुड उपाधि क्या है, किस कारण त्याग दी थी। तो गाइस क्या होता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसमें लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो शंकरन नारायण ने दे दिया था गाइस। तो सर शंकरन नारायण, ऑप्शन है सी, आंसर है सी। लिखा है निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी। तो गाइस कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर उसके बाद लिखा है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो एक लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। तो एक लिखा है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो इसमें गाइस पहले क्या होता है कि इनको बंदी बनाया जाता है रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित होता है और क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप बिना मुकदमा चलाए बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो यहाँ एक घटना हो गई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके ही विरोध में क्या होता है, आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। और मतलब जलियांवाला बाग में क्या होता है, सभा आती है और उसके बाद नरसंहार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो अमृतसर जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1919 को, उसके बाद होता है गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल कब होता है गाइस, कब बंदी बना, रॉलेट एक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है, इनको बंदी बना लिया जाता है। तो कब 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या है, डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 13 अप्रैल 1919 को क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है। और दिसंबर में 1919 को क्या है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है, ठीक है। तो देखिए अधिवेशन की अगर हम बात करें, अमृतसर में हो रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो रहा है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1919 और दिसंबर में हो रहा है, ठीक है। तो अब लिखा है कि जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी, ठीक है गाइस। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु जो है ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। और कमीशन ने मार्च 1920 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1919 में जो एक गठन होता है 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस घटना के लिए जो है सरकार को दोषी नहीं बताया गया। मतलब ये कहा गया कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है, हाँ गलती से हो गया है, निर्णय गलत ले लिया गलती से। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेता, अतः मार्शल लॉ जो है अनिवार्य था। और भीड़ की अधिकता को देखते हुए जो है गोली चलाना पूर्णतः क्या था, न्यायोचित था, मतलब सही था। फिर लिखा है साथ ही हंटर कमीशन के ने जो है दायर के इस कार्य को जो है केवल निर्णय लेने की भूल कहा। तो गाइस ये इतनी बड़ी चीज़ निर्णय लेने की भूल है और इसको माफ़ कर दिया जाए तो ये सही नहीं है। यहाँ लिखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था। तो गाइस किसने मारा था, उधम सिंह ने मारा था। गाइस आपको अगर पता हो तो कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक जिला है उधम सिंह नगर, वो इन्हीं के नाम पे गाइस, और ये मेरा ही जिला है, ठीक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड लेकिन अभी यूपी में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसकी वो देखते हैं व्याख्या। इसमें लिखा है कि जो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता, क्या नाम है उनका, उधम सिंह, ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का जो है बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी। कब करते हैं, 1940 में करते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या है, गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। अब लिखा है लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। तो गाइस गोली किसने मारी है, गोली मारी है उधम सिंह ने, ठीक है। उधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक जिला है गाइस। तो उधम सिंह ने लंदन में मारा, किसे मारा था, सर माइकल ओडायर को मारा था। फिर लिखा है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो गाइस किसको, महात्मा गांधी को सौंपा गया था, ठीक है। इसकी व्याख्या में कुछ नहीं है सच, आप देख सकते हैं। फिर लिखा है 1919 में जगन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो गाइस कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बैसाखी के दिन, देखिए ये सब होता है। तो उनका जो टाइम पीरियड है लॉर्ड जेम्सफोर्ड का जो है 1916 से लेकर 1921 है, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया, ठीक है। इसी समय 1919 में गाइस दो चीज़ और होती हैं, 1919 एक्ट रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 भी आता है, जिसको ही बोला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, ये होता है। फिर लिखा है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने क्या निवारक हत्या के नाम से जो है विशेषीकृत किया था,
क्या कहा था गाइस, किसको कहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लिखा है 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने क्या है निवारक हत्या की संज्ञा दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है कि दीनबंधु CF एंड्रयूज ने हत्या को क्या है जानबूझकर जो की गई क्रूर हत्या का कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी और जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में जो है ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, तो किसके, द रॉलेट एक्ट की वजह से। तो वैसे यहाँ पे ये आखिरी जो है व्याख्या है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट हम इसे भी। लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्या होता है, लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी। ठीक है, अतः जो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी और इस प्रकार के कार्य के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताया गया गिरफ्तारी का प्रावधान था। देखिए गाइस क्या होता है, उस वक्त क्या होता है गाइस, प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने लिमिटेशंस लगा रखी थी वो हो जाती समाप्त। ठीक है, मतलब जो अधिनियम है, सॉरी सुरक्षा अधिनियम जो है उसकी अवधि जो है समाप्त हो जाती। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक और एक्ट लिया है और एक्ट में क्या है ये हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर लिखा इस प्रस्ताव को जो है द रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। 1919 में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ने इस एक्ट को क्या कर दिया, 1919 मार्च में पास कर दिया। ठीक है गाइज, तो देखिए पहले क्या होता है, विधेयक होता है, विधेयक फिर पास हो जाता है तो वो एक्ट बनता है। ठीक है, तो 1919 मार्च में पास हो जाता है ये विधेयक और एक्ट बन जाता है। तो इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया, मतलब पूरी तरह से विरोध किया और सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। तो इस अधिनियम के विरोधी जो है पंजाब के 2 नेता यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए क्या होता है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या है सभा आयोजित की जाती है। और जब कुछ लोग सभा को जो है संबोधित कर रहे थे तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर क्या है अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हमारे जो कंप्लीट हो चुका है हमारा जो चैप्टर है, नोट्स हो गए गाइस, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी हो गए। तो वैसे अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ठीक है, कमेंट करिए और जो है मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आपको मेरे चैनल का नाम तो पता है, #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और मेरी वीडियोस ऐसे आती रहेंगी और आप के लिए थोड़ा आसान होता रहेगा इस। और प्लस घटना चैप्टर 20 नया एडिशन है 2021 का गाइस, तो ये भी एक मतलब प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ना उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्या करते हैं, आपसे धन्यवाद, अलविदा लेते हैं।